तीन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये आ गई है कि तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हो चुकी है। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे को राजस्थान का ऑब्जर्वर बनाया गया है, यानी पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक वो होते हैं जो राज्य में जाएंगे, रिपोर्ट लेंगे, विधायकों से बात करेंगे, उसके बाद ये रिपोर्ट केंद्र में पहुंचाई जाएगी और उसी आधार पर सीएम तय होगा। यानी पर्यवेक्षक के सामने अपनी ताकत बताना है, पर्यवेक्षक के सामने अपनी लॉयल्टी बतानी होगी विधायकों को। मैं फिर से रिपीट कर दूं, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे राजस्थान के ऑब्जर्वर्स, मनोहर लाल, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा एमपी की जिम्मेदारी ऑब्जर्वर के तौर पर दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल को चुना गया है। ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय लेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे राजस्थान के ऑब्जर्वर, मनोहर लाल, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा एमपी की जिम्मेदारी। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल को चुना गया है। भारती, तीन राज्यों में सीएम पद पर इतना सस्पेंस क्यों है? कभी एक बात आती है कि ओबीसी, कभी होता है पिछला चेहरा रिपीट करेंगे, कभी दलित, तो कभी महिला चेहरे के तौर पर नाम आगे आ रहा है। इतना सस्पेंस क्यों? सर, इतना सस्पेंस इस वजह से भी है क्योंकि हर राज्य में जो नेता हैं उनकी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और सबने अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभाई है। तो हो सकता है कि आला कमान को ये चुनने में देर लग रही हो कि किसको जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि सभी का अलग अलग रोल है और सभी अहम है वहाँ पे। संतोष, राजस्थान से बात शुरू करते हैं। खबर ऐसी है कि वसुंधरा का लगभग पत्ता कट चुका है, तो ऐसे में राजस्थान में कोई दलित, कोई ओबीसी, कोई महिला या फिर एसटी बेल्ट से कोई? देखिए, अब जिस तरीके से राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने, हम लगातार ये कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, वो पार्टी के लिए बिल्कुल बीजेपी में एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी में आपको वहां देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, वो बहुमत किसी स्थानीय नेताओं के चेहरे पे नहीं हुआ था। वो बहुमत जो मिला है वो आप देखिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हुआ था। अब ऐसे में कोई अगर लोकल लीडर वहां अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएं, आपने सबको डिनर पे बुलाया, लोगों से आपने क्या क्या बात की, यहाँ तक कि ये भी जानकारी आ रही है उनके बेटे ने 10-12 एमएलए को कैद करके रखा था एक रिजॉर्ट में। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में नहीं है। इसको यानी वसुंधरा की टी पार्टी जो है उन पर भारी पड़ गई। वसुंधरा की टी पार्टी, देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया को भी पता है कि ये उनके लिए आखिरी है। इसके बाद अगर उनको ये जगह नहीं मिलती है तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या है ये सबको पता है। तो ऐसे में वो अपनी आखिरी दांव खेल रही थी और आखिरी दांव खेलने में के दरमियान उन्होंने उनसे कुछ गलतियां हुई और वो गलती उन पर बहुत भारी पड़ गई। ठीक है, बाकी एमपी और छत्तीसगढ़ को भी लेकर के आपसे मैं बात करूंगा। जैसा मैंने बताया कि तीन राज्यों में पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्वर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को आकर के रिपोर्ट देंगे। लेकिन अब राजस्थान की बात तो हुई, लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है आप जानना चाहेंगे ना? एक बार एमपी डेस्क का रुख कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से एमपी डेस्क है, हमारी एमपी डेस्क ये है। मध्य प्रदेश में ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हो गई है। एमपी में सीएम का पेच कहां पर फंसा है? एमपी में सीएम का पेच कहीं नहीं फंसा है मुझे लगता है, क्योंकि तस्वीरें बहुत समय पहले से क्लियर थी और ये माना जा रहा था कि पहले की तस्वीर जो क्लियर थी उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम था, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान लगभग शिवराज सिंह चौहान के नाम को काफ़ी हद तक अब पीछे माना जा रहा है, क्योंकि प्रहलाद पटेल का नाम आगे आ रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आगे आ रहा है, या कोई महिला नेता भी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश से महिला नेता के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन हाँ, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये 2-4 नाम ऐसे हैं जिन पर हम उम्मीद जता सकते हैं और नाम भी सामने आ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ को लेकर के क्या खबर है? छत्तीसगढ़ में भी कई नाम हैं, इंक्लूडिंग पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। इसके अलावा जो भी नाम हैं वो अभी चर्चा में हवा में तैर रहे हैं। बाकी फैसला आला कमान को ही तय करना है। ठीक है, फैसला फाइनल आला कमान को तय करना है, लेकिन उससे पहले कई फैक्टर काम करते हैं। इन फैक्टर्स में जाति भी है, इन फैक्टर्स में ट्राइबल बेल्ट भी है, यानी आदिवासी वोट बैंक भी है, इन फैक्टर्स में महिलाओं को भी ध्यान में रखा गया है, इन फैक्टर्स में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद, क्या कोई है यहाँ पे नहीं, काडर वाला कोई है यहाँ पे नहीं, और उससे भी बड़ी बात यह है ओबीसी समुदाय से किसी का होना। तीन राज्यों में ओबीसी समुदाय को भी लेकर के मेरे ख्याल से बातचीत बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना का दांव चला, लेकिन कांग्रेस के लिए कारगर नहीं साबित हुआ। तीनों राज्यों में जबरदस्त तरीके के वोट ओबीसी वोटर्स के बीजेपी की झोली में गिरे हैं। तो ओबीसी के कौन से चेहरे हैं तीन राज्यों में जिन पर दांव लग सकता है?
देखिए, अगर ओबीसी की बात करें तो आप यहाँ राजस्थान में बाबा बालकनाथ आ जाते हैं। बाबा बालकनाथ एक ऐसा चेहरा है जो कि बिल्कुल आप उनको सनातन धर्म से भी जोड़ सकते हैं, संघ को भी इस पे कोई ऐतराज नहीं जाएगा। और आपका ओबीसी का जो आप कास्ट सेंसस को आप काउंटर कर रहे हैं, वहाँ आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आपको उस ऐसे नाम हैं। और आप देखिए, प्रहलाद पटेल ओबीसी समाज से, लोध समाज से आते हैं। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से उमा भारती ने दिग्विजय सिंह की सरकार को अकेले चलते हुए आपने उस समय उन्होंने उसी मूड पे किया था। और ये प्रहलाद पटेल, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था संतोष, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह नहीं, शिवराज सिंह चौहान नहीं, राजस्थान में वसुंधरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती उसका संगठन है, लेकिन अगर इन्हें एकोमोडेट कैसे किया जाएगा यह भविष्य की बात है, लेकिन सीएम नहीं बनाया जाएगा ये अभी मौजूदा दौर की बात है। ये नाराजगी क्या बीजेपी के लिए आगे कुछ नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, बीजेपी हर नफा नुकसान को देखते हुए ही आगे बढ़ती है। आप देखिए कि झारखंड से रघुवर दास को यहाँ से ओडिशा का चीफ मिनिस्टर बनाया। लोगों ने इसको इस तरीके से लिया कि रघुवर दास का करियर खत्म है। लेकिन मैं लगातार ये कह रहा हूं कि रघुवर दास का अपॉइंटमेंट बीजेपी का एक प्लान का हिस्सा था, जो कि छत्तीसगढ़ में कास्ट सेंसस के आधार पे बीजेपी का स्ट्रांग वोट बैंक, जो साहू वोट बैंक था, वहां पर बहुत अधिक संख्या है उनकी, तो वो वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहा था, तो उस बैंक रघुवर दास का पैटर्नल जो घर है पुश्तैनी, वो छत्तीसगढ़ है। वहां के लोगों में एक प्राइड फील हुआ और वो फिर जो वापस जा रहा था उधर, वो वापस टर्न बीजेपी की तरफ आ गया। और उसी का नतीजा ये देखिए, ये जीत उस तरीके से है। तो ये आप इस तरीके से देखिए कि बीजेपी ये देख रही है कि जीत किससे हासिल हो सकती है। उसी तरीके से राजस्थान की अगर बात कर लें, राजस्थान में आपका हिंदू सेंटिमेंट्स हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग नाराज होंगे, मान लीजिए वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर नहीं एकोमोडेट होता है तो फिर राजपूत वोट नाराज होंगे। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उनको कैसे एकोमोडेट और जगह पर किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपको सीएम की कुर्सी ही आपको देनी पड़े। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में किसी की नाराजगी की बात तो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर शिवराज सिंह चौहान वहां पर ओबीसी से आते हैं, 20 साल उन्होंने किया। अगर ऐसे में नरेंद्र तोमर को वहां जगह मिल जाती है तो फिर उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो वीडियो और जिस तरीके से बातें आई हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व के जहन में जरूर होगी। और केंद्रीय नेतृत्व एक और केंद्रीय नेतृत्व एक और बात पर भी बहुत गौर कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए अगले 20 साल के लिहाज से। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, ठीक ऐसे ही राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में क्या युवा चेहरे वाला फैक्टर भी इस वक्त केंद्रीय आला कमान के जहन में है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो रहना भी चाहिए था और कर भी रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं वो 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मद्देनज़र ये भी होगा कि अगर हम पुराने चेहरों पे अगर उनको रिप्लेस करके नए चेहरे लाते हैं, तो वो खेमा भी कैसे खुश रहेगा या कैसे हमारे साथ वो जुड़ा रहेगा या हमारे लिए काम। एक मिनट, जतिन, वसुंधरा क्या अभी भी दिल्ली में है? दिल्ली में किन किन से मुलाकात हुई है? सर, अभी वसुंधरा राजे का कुछ कंफर्म नहीं है कि दिल्ली में है कि कहाँ पे है सर, वो अभी उनका कुछ कंफर्म नहीं है अभी ऐसा। ठीक है, अभी वसुंधरा की कंफर्मेशन नहीं है। संतोष जी, आपके पास है क्या वसुंधरा को लेकर के कोई कंफर्मेशन? संदीप, आप भी रुकिएगा यहीं पर। वसुंधरा राजे सिंधिया अभी भी दिल्ली में हैं और उन्होंने जिस तरीके से जयपुर से निकलने के दरमियान यहाँ पर जब दिल्ली पहुंची थी तो उन्होंने कहा था उनकी बहू की तबीयत खराब है। आमतौर पर जब भी वसुंधरा के लिए मुश्किल का वक्त होता है, वो बहू की तबीयत के बारे में बताती हैं कि मेरी बहू की तबीयत खराब है। ये पिछले 5 साल का इनका रिकॉर्ड अगर आप देखें, हर स्टेटमेंट जब भी उनके ऊपर मुश्किल या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं, भगवान करे उनकी बहू ठीक रहे। ठीक है, संदीप, बीजेपी की तरफ से सरप्राइज मिलता है, जैसे हमें रघुवर दास के तौर पर एक वक्त का सरप्राइज मिला, त्रिवेंद्र रावत के तौर पर सरप्राइज मिला। एक लंबे समय तक गहन चर्चा की गई जब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाना था, या फिर पुष्कर सिंह धामी के तौर पर भी। क्या इन 3 राज्यों में ऐसा ही सरप्राइज है? अगर सरप्राइज है, कौन से फैक्टर ध्यान में रखे जाएंगे? और कहा यह जा रहा है कि फैक्टर से कहीं ज्यादा ऊपर यह है कि पीएम मोदी का हाथ जिसके कंधे पर या जिसके सर पर हो गया, समझ लीजिए कि 2024 के लिए भी वही गेम चेंजर साबित होगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि हर एक स्टेट के लोगों ने या राजनीतिक हलकों के लोगों ने अपने अपने 4-5 नाम ढूंढ के निकाल लिए हैं, कि जैसे लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे, बालकनाथ, राजवर्धन राठौर वगैरह हो सकते हैं राजस्थान में। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे चल रहा है। रेणुका साहने, रमन सिंह वगैरह, अरुण साव का नाम छत्तीसगढ़ में मान के चले। लेकिन ये बस मीडिया क्यास लगाया जा रहा है, राजनीतिक पंडित, राजनीतिक के जानकार कह रहे हैं, लेकिन किससे बनाया जाएगा मुख्यमंत्री इन 3 स्टेट में, ये बात सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी को पता है। और इसके अलावा अगर किसी को पता होगा
दूसरे तीसरे पायदान पे तो अमित शाह और जेपी नड्डा को। निश्चित तौर पर आपने कहा किन फैक्टर को लेकर मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकते हैं, तो मुझे जैसा लगता है पीएम मोदी जब अब तक जो चौंकाने वाले कारनामे करते रहे, कहीं ना कहीं लोगों को एक ही झटके में मतलब अपनी चाल से मात दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि कई कारण होंगे जिसको ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। खासतौर से चाहे उसमें जातिगत फैक्टर हो, चाहे उसमें आगामी लोकसभा में वो नेता जो बीजेपी को 2024 में जो चुनाव जीता है, क्योंकि 2024 में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों मिला करके 65 लोकसभा सीटें आती हैं और हिंदी बेल्ट की ये जो 65 लोकसभा सीट और इसके अलावा अगर 80 आप इधर यूपी की जोड़ देते हैं तो लगभग 145 सीट बन जाती है। 150 के आसपास सीटों के लिए जब रणनीति बनानी होती है तो फैसले यूं ही नहीं किए जाते और यही एक वजह है। मंथन किया जा रहा है, चिंतन हो रहा है। दिल्ली से पर्ची निकलेगी, अभी ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, ऑब्जर्वर रिपोर्ट वापस लेकर के आएंगे, उसके बाद फिर विधायक दल की बैठक होगी, उसमें चुना जाएगा नेता। लेकिन मान करके चलिए फैसला दिल्ली से होगा। नमस्ते।